अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम सेल सिस्टम कंप्लीट कवर कर चुके हैं, परचेज सिस्टम कंप्लीट कवर कर चुके हैं, पास पेपर प्रैक्टिस हम इनफ कर चुके हैं दोनों सिस्टम की। आज हम तीसरा एरिया अपना स्टार्ट करेंगे जिसको हम नाम देंगे पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम जहाँ से वेजेस एंड सैलरीज जो हैं वो प्रिपेयर होती हैं। तो देखते हैं पेरोल सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं, फिर देखेंगे उस सिस्टम में कंट्रोल्स क्या होते हैं या होने चाहिए, वो कंट्रोल क्यों होते हैं, उनके पीछे रीज़न, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फिर देखेंगे इस सिस्टम को अगर हमने ऑडिट करना है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करने हैं या सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पेरोल सिस्टम क्या होता है, क्या उसका फ्लो है, प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं। सो एक एम्प्लॉई जब कंपनी में एंटर होता है, एक एम्प्लॉय जब कंपनी में एंटर होता है तो एंटर होते वक्त क्या करता है, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करता है। क्या फिल करता है? एप्लीकेशन फॉर्म। मीन आप भी कल को जब किसी फर्म में जाओगे तो क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन जो फर्म का होता है, या अपना सीवी दोगे तो वो सीवी या जो आपने फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया है वो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म या सीवी के अकॉर्डिंगली कंपनी देखती है कि या कि जो क्राइटेरिया है इस कैंडिडेट से जो ने रिक्वायर है उसको मीट कर रहा है, तो फिर कंपनी क्या करती है, उसमें से लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हुए इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। मीन उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, अल्टीमेटली आपका थोड़ा सा नॉलेज पूछा जाएगा, आपके बारे में थोड़ा पूछा जाएगा और कुछ टर्म्स जो हैं वो एग्री की जाएंगी। क्या टर्म्स एग्री की जाएंगी कि अगर आप बीइंग अ लेबरर काम करने जा रहे हो तो आप कितने आवर्स पर डे काम करोगे, ओवर टाइम करोगे या नहीं करोगे। अच्छा, नॉर्मल आवर्स का रेट क्या होगा, ओवर टाइम का रेट क्या होगा, मल्टीपल ऑफ डबल होगा, 2 होगा नॉर्मल रेट का या मल्टीपल ऑफ 1.5 होगा। 5 डेज आ वीक काम करोगे या 7 डेज आ वीक काम करोगे, तो कुछ टर्म्स जो हैं वो कंपनी और आपके बीच में क्या की जाएंगी, एग्री की जाएंगी। हाँ, अगर वो टर्म्स सक्सेसफुल हो जाएं तो एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले लेता है। अगर सक्सेसफुल ना हो तो यहीं से आपको क्या कर दिया जाता है, गुड बाय बोल दिया जाता है। तो सपोज इंटरव्यू में टर्म्स जो हैं वो आपकी आपस में एग्री हो गई, तो उसके बाद क्या जनरेट हो गया, उसके बाद बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन आपको एक जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो दे दिया गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब आपको मिल गया तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, कंपनी के अंदर जो है वो आपका एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड का मतलब क्या है, आपकी एक फाइल जो है वो कंपनी के अंदर बन जाएगी जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल है। क्या डिटेल है, आपका नेम, आपकी एड्रेस, आपकी पास्ट क्वालिफिकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस की डिटेल, फैमिली मेम्बर्स की डिटेल, इसके अलावा आपका रेट पर आवर क्या है, ओवर टाइम अगर आप करोगे तो उसका रेट क्या होगा, कितने आवर्स आप काम करोगे, हॉलीडेज़ कितनी आपको अलाउड हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे हैं, एम्प्लॉई रिकॉर्ड के अंदर। जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप जो भी आवर्स काम करोगे वेजेस आपकी प्रिपेयर की जाएंगी। क्या ख्याल है? सो यहाँ तक क्या हुआ, आपको जो है वो क्या मिल गया, एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड मीन आपकी एक फाइल जो है वो बन गई। उसके बाद क्या होगा कि एक एम्प्लॉय जब काम करने आता है मॉर्निंग में तो क्या करता है, क्लॉक इन करता है। क्या करता है, क्लॉक इन। क्लॉक इन मीन एक मशीन के अंदर अपना कार्ड जो है वो इंसर्ट करता है जहाँ पे आपका स्टार्ट टाइम मशीन मेंशन कर देती है। या क्लॉक इन कैसे होता है, किसी टाइम रिकॉर्डिंग शीट के ऊपर अपना स्टार्ट टाइम मेंशन करता है, या किसी थंब इम्प्रेशन डिवाइस में अपना थंब इम्प्रेशन देता है जहाँ से आपका सिस्टम के अंदर स्टार्ट टाइम मेंशन हो जाता है। ये कंपनी आपको कोई कार्ड देती है, भाई आते वक्त आपने ये मशीन के साथ टच करना है या स्वाइप करना है, जिससे क्या होगा, आपका स्टार्ट टाइम मेंशन होगा। तो ये क्या है, डिफरेंट सिस्टम है क्लॉक इन के, चाहे वो मशीन के अंदर कार्ड इंसर्ट किया जा रहा है, चाहे मैनुअली शीट के ऊपर लिखा जा रहा है, चाहे थंब इम्प्रेशन दिया जा रहा है, चाहे कार्ड स्कैनिंग सिस्टम है। तो डिफरेंट कंपनी टू कंपनी सिस्टम वेरी करते हैं, लेकिन इसे क्या हो रहा है, आपका स्टार्ट टाइम मेंशन हो रहा है। तो ये क्या है, क्लॉक इन। क्लॉक इन करने के बाद आप क्या करोगे, चले जाओगे शॉप फ्लोर पे। शॉप फ्लोर का मतलब क्या है, वो एरिया जहां पे आपने काम करना है उसे क्या नाम दिया गया है, शॉप फ्लोर का।
और अल्टीमेटली जब आप काम कर लोगे, फिनिश करोगे अपनी शिफ्ट, तो उसके बाद क्या करता है एम्प्लॉय, करता है क्लॉक आउट। अगेन उसी तरह से मशीन के अंदर कार्ड इंसर्ट करेगा, एंड टाइम मेंशन हो जाएगा, या थंब इंप्रेशन देगा सिस्टम में, एंड टाइम मेंशन हो जाएगा, या टाइम रिकॉर्डिंग शीट के ऊपर टाइम मेंशन करेगा, या फिर कार्ड स्कैन करेगा सिस्टम में, एंडिंग टाइम मेंशन हो गया। तो यहाँ से क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस से आपके जो है आवर्स वर्कड जो है वो लिए जाएंगे। मीन यहाँ से क्या लिए जाएंगे, आपके आवर्स वर्कड। तो यहाँ से आपके जनरेट हो रहे हैं आवर्स जो आपने काम किया, और इधर से जो आपकी एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, मीन आपकी फाइल जो है, वहाँ से लिया जाएगा आपका रेट पर आवर, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी प्रिपेयर होगी क्या, पे रोल। मीन वेजेस सारे एम्प्लॉयज़ की प्रिपेयर हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। ना सिर्फ पे रोल प्रिपेयर होगी, साथ जो है वो प्रिपेयर होगी एक पे स्लिप भी, कि एम्प्लॉय को जब पे दी जाती है तो सिर्फ पे नहीं दी जाती, साथ एक पे स्लिप भी दी जाती है, जिसके अंदर उसकी पे की सारी डिटेल होती है कि कितने आवर्स आपने काम किया, क्या किस तरह की पे स्लिप होगी। सपोज इस तरह का एक पेज होगा जिसके ऊपर जो है वो सपोज एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का नंबर है, कौन से मंथ की वेजेस हैं वो होगा, और आपके आवर्स वर्क की डिटेल होगी। सपोज आपने जो है वो आवर्स वर्कड किए हैं कितने, सपोज आपको 40 आवर्स पर वीक जो है वो अलाउड है, 8 आवर्स पर डे, 5 डेज अ वीक, तो कितने बने 40 पर वीक। और पूरे मंथ की पेरोल में कितने होंगे, 40 इंटू 4 160। तो सपोज 160 आवर्स जो हैं वो आपके हैं एट द रेट ऑफ ₹10, मीन उसकी पे बनी 1600। आपने सपोज कोई 20 आवर्स जो है वो ओवर टाइम भी किया है, सपोज उसका रेट है डबल, तो उसकी कितने बन गए, सपोज 400। तो ये क्या बन गई आपकी ग्रॉस पे, कितनी बन गई 2000। अब इसके अंदर से सपोज टैक्स जो है वो डिडक्ट हो रहा है किस रेट से, सपोज एट द रेट ऑफ 10% से, तो कितना टैक्स 200 जो है वो डिडक्ट हो गया। सपोज आप कोई पेंशन के लिए भी कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे हो, तो सपोज कोई पेंशन के लिए भी डिडक्ट हो गया 200, तो पीछे जो है ये क्या बन गया, नेट पे आपकी बन गई कितनी 1600। मीन अगर आपको 1600 मिल रहा है एट द एंड ऑफ मंथ, तो वो 1600 कैसे कैलकुलेट हुआ है वो ये पे स्लिप बताएगी कि भाई ऐसे कैलकुलेट हुआ है। तो क्या बनी, पेरोल बनी, हर एम्प्लॉय की पे स्लिप बनी, और साथ क्या बन गई, एक पोस्टिंग समरी। पोस्टिंग समरी का मतलब क्या कि लेजर में जो है वो क्या क्या पोस्टिंग होनी है आपकी पे की। अब वो जो पेरोल बनी है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉयज को पे करना है। क्या ख्याल है, तो कैसे पे करना है, कंपनी जो है उसके लिए एक चेक जो है वो साइन करेगी। या तो हर एम्प्लॉय को एक एक चेक दे दिया जाता है, या कंपनी क्या करती है सारे एम्प्लॉयज का इकट्ठा चेक जो है वो क्रॉस करके बैंक से विड्रॉ करती है पैसे, और आके एम्प्लॉयज को पैकेट्स में डाल के कैश देती है। और जब चेक साइन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपडेट हो जाएगी, हमारी कैश बुक में एंट्री हो जाएगी, क्या वेजेस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। क्या ख्याल है, वो चेक जो है वो कंपनी या एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेके जाएंगे कहाँ पे, बैंक में, और बैंक से जो है वो क्या मिलेगा, कैश। क्या ख्याल है, और ये पे स्लिप और ये कैश दोनों चीज़ें मिल जाएंगी किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को कैश भी मिल जाएगा, एम्प्लॉय को पे स्लिप भी मिल जाएगी। और ये पोस्टिंग समरी क्या होगी, लेजर में हमारी जो है वो क्या जाएगी, पोस्टिंग जाएगी, लाइक वेजेस अकाउंट जो है वो अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा कोई डिडक्शन अकाउंट्स जो हैं वो अपडेट किए जाएंगे। डिडक्शन अकाउंट्स कौन से हैं, सपोज टैक्स पेई का अकाउंट है, या फिर कोई पेंशन अकाउंट है, जो भी है। से क्या हुआ, एक सिस्टम क्या है वो हमने जानने की कोशिश की कि एक एम्प्लॉय जब कंपनी में आता है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, फिर उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, उसके साथ टर्म्स एग्री होती हैं, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी के अंदर उसका क्या बन जाता है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, मीन उसकी एक फाइल। जब वो काम स्टार्ट करता है डेली तो क्लॉक इन करता है, शॉप फ्लोर पे जाता है, काम करता है, एंड पे क्लॉक आउट करता है। तो ये क्लॉक इन क्लॉक आउट से उसके आवर्स लिए जाएंगे, रिकॉर्ड से उसका रेट लिया जाएगा, तो क्या प्रिपेयर होगी, पेरोल। पेरोल के अकॉर्डिंगली कंपनी चेक जो है वो साइन करेगी, बैंक के पास जाएगा चेक, वहाँ से कैश मिलेगा, और कैश आप किसको दे रहे हो, एम्प्लॉय को।
साथ एम्प्लॉय को क्या मिल रही है, पे स्लिप, पे की डिटेल कि कैसे ये पे कैलकुलेट की गई है, और साथ पोस्टिंग समरी जो लेजर में जानी है। अब ये क्या था, एक सिस्टम कंपनी के अंदर पेरोल का क्या होता है। अब हमें देखना है इस सिस्टम के अंदर जो है वो क्या कंट्रोल्स होते हैं, इस सिस्टम के अंदर क्या कंट्रोल्स होते हैं। अब अगर हम देखें ये जो इतना काम है एम्प्लॉय का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना और उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना, ये वो कहता है जी काम है किसका, पर्सोनल डिपार्टमेंट का। किसका काम है, पर्सोनल डिपार्टमेंट का। ये जो काम है एम्प्लॉय के आवर्स जो है, वर्क जो है वो रिकॉर्ड करवाना, उनकी पेरोल जो है वो प्रिपेयर करना, ये पेरोल प्रिपेयर करने तक का ये जो काम है कहते हैं जी ये काम है किसका, वेजेस डिपार्टमेंट का। और ये जो नीचे पे करनी है वेजेस, ये वो कहते हैं जी काम है किसका, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल्स। तो पहला कंट्रोल क्या है कि देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेनेंस, मीन रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करनी है तो किसका काम है, पर्सोनल डिपार्टमेंट का। एंड वेज प्रिपरेशन, मीन वेज प्रिपेयर करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, वेजेस डिपार्टमेंट। तो क्या होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड वेज प्रिपरेशन। क्यों कि अगर ये एक ही डिपार्टमेंट है, रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला भी और वेज प्रिपेयर करने वाला भी, तो इससे फ्रॉड हो सकते हैं, फिक्टिशियस एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो सकते हैं। कैसे कि अपनी मर्जी से कोई भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बना देंगे, उसकी वेजेस प्रिपेयर कर देंगे और उसकी डिटेल किसकी दे देंगे, सपोज बैंक अकाउंट में अगर पेमेंट जाती है तो अपनी डिटेल दे देंगे और पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में जाती रहेंगे। इसलिए सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले और वेज प्रिपेयर करने वाले, ताकि फिक्टिशियस एम्प्लॉय क्रिएट ना हो सके, फ्रॉड जो है उन्हें अवॉइड किया जा सके। फिर कहता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन वेज प्रिपरेशन एंड वेज पे आउट भी। वेज प्रिपेयर करने वाला और डिपार्टमेंट होना चाहिए, वेजेस पे करने वाला और डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्यों, अगर एक ही डिपार्टमेंट वेजेस प्रिपेयर भी कर रहा है और वेजेस पे भी कर रहा है तो अगेन यहां से भी फ्रॉड हो सकते हैं। कैसे फ्रॉड हो सकते हैं कि अपनी मर्जी से किसी भी एम्प्लॉय के ज्यादा आवर्स ये रिकॉर्ड कर देंगे और पे भी हम नहीं करने हैं, तो क्या करेंगे, पे करते वक्त चल यार ये इतने को तू रख ले बाकी मेरे हैं। इन एम्प्लॉइज और पे करने वाले आपस में फ्रॉड करेंगे, कल्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए वेज प्रिपेयर करने वाला सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, पे करने वाला सेपरेट होना चाहिए, ताकि पे करने वाला देखे भाई ये किस एम्प्लॉय को पे करने हैं, उसी एम्प्लॉय को ही पे किए जाए, किसी और को नहीं। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड वेज प्रिपरेशन, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन वेज प्रिपरेशन एंड वेज पे आउट। फिर कहता है जी कि जब आप एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो आपने क्या करना है, हर एम्प्लॉय के 2 रेफरेंस ऑब्टेन करने हैं। क्या करना है, रेफरेंस ऑब्टेन करने हैं। ये आजकल हर कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते वक्त उनके 2 रेफरेंस मांगती है। 2 रेफरेंस मीन इंडस्ट्री के अंदर से, मार्केट के अंदर से कोई से 2 लोग ऐसे बताओ जो आपके जानने वाले हैं। ना सिर्फ कंपनीज ये रेफरेंस मांगती हैं, अब उनको कंफर्म भी करती हैं कि क्या वाकई ही आपने इस बंदे को रेफर किया। क्यों ये रेफरेंस मांगे जा रहे हैं, ये इसलिए मांगे जा रहे हैं कि अगर कल कोई ये एम्प्लॉय कंपनी के अंदर कोई गंद घोल के भाग जाए, मीन कोई फ्रॉड चोरी डाका करके भाग जाए, तो रेफरेंस वाले लोगों के थ्रू इसे ट्रेस किया जा सके। हाँ, अगर कोई रेफरेंस नहीं आपने लिए तो एम्प्लॉय के पास फ्रॉड करके भागना जो है वो इजी है। तो इसलिए फ्यूचर फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए क्या होने चाहिए, रेफरेंस भी आपने ऑब्टेन करने हैं किसके, हर न्यू एम्प्लॉय के। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन वेज प्रिपरेशन एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन वेज प्रिपरेशन एंड वेज पे आउट, और 2 रेफरेंस मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर ऑल न्यू एम्प्लॉयज। दूसरा वो कहता है कंपनी के अंदर ये जो क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस है ये सुपरवाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुपरवाइज्ड होना चाहिए या मॉनिटर्ड होना चाहिए। क्यों,
कि अगर सुपरवाइज मॉनिटर नहीं हो रहा तो एक एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय का कार्ड भी इन आउट कर सकता है, स्पेशली जहाँ पे कार्ड इन आउट का प्रोसेस। हाँ, थंब इंप्रेशन में सुपरविजन की जरूरत नहीं है। क्यों? थंब इंप्रेशन पूरी दुनिया में ये आपका है तो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। जब तक बंदा खुद नहीं आएगा थंब इंप्रेशन नहीं लग सकता। जबकि कार्ड अगर स्कैनिंग हो रही है, क्लॉक इन क्लॉक आउट चल रहा है या टाइम शीट पे लिखा जा रहा है तो एक एम्प्लॉय दूसरे के आवर्स भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज होना चाहिए ताकि वर्क डन फॉर द कंपनी ही पे हो, ताकि एब्सेंट एम्प्लॉयज जो है उनके आवर्स अवॉइड किए जा सकें रिकॉर्डिंग में। फिर कहते हैं ना सिर्फ क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज होना चाहिए, साथ ये जो ओवर टाइम अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो ओवर टाइम भी क्या होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। ये ओवर टाइम होता क्या है? ओवर टाइम क्या होता है, क्यों रिक्वायर किया जाता है? ओवर टाइम क्यों रिक्वायर किया जाता है कि सपोज कंपनी ने अपने कुछ डेली टारगेट सेट किए हुए हैं, टारगेट सेट किए हुए हैं तो अगर कोई एम्प्लॉय जो है कोई एब्सेंट हो गए तो क्या वो टारगेट मीट होगा? नहीं। तो कंपनी क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे फिर ओवर टाइम करवाती है ताकि वो एब्सेंट एम्प्लॉयज वाला काम भी करवाया जा सके। नॉर्मली ओवर टाइम कौन रिक्वायर करता है? एक बंदा होता है, एम्प्लॉयज का एक ग्रुप का लीडर होता है जिसे फैक्ट्री फोरमैन का नाम दिया जाता है। मीन ओवर टाइम जो है वो कौन रिक्वायर करता है? फोरमैन जो है वो रिक्वायर करता है। फोरमैन को सपोज टारगेट दिया गया, भाई डेली आपने जो है वो 10 चेयर्स बनानी है और आपके पास 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। डेली का टारगेट है आपने 10 चेयर्स बनानी है और आपके पास 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। अब अगर एक दिन 2 एम्प्लॉय एब्सेंट हो गए, 8 एम्प्लॉय आए तो क्या 10 चेयर्स बनेगी? नहीं, 8 एम्प्लॉय से तो 8 चेयर्स बनेगी। तो 10 चेयर्स का टारगेट कैसे मीट होगा? तो सारे एम्प्लॉयज को क्या कहेगा, यार आप एक एक 2-2 घंटे क्या करो, आज एक्स्ट्रा काम करो ताकि हम अपना जो डेली टारगेट है 10 चेयर्स का वो मीट कर सकें। अभी ओवर टाइम कौन रिक्वायर कर रहा है? फोरमैन, जिसको शिफ्ट सुपरवाइजर का नाम भी दिया जाता है। फोरमैन या इसी को ही शिफ्ट सुपरवाइजर का नाम भी दिया जाता है। तो कहते हैं कि जब फोरमैन जो है वो ओवर टाइम रिक्वायर कर रहा है तो कोई भी बंदा अगर ओवर टाइम कर रहा है तो उसकी टाइम शीट के ऊपर फोरमैन के सिग्नेचर होने चाहिए कि हाँ मैंने ये ओवर टाइम रिक्वायर किया था। क्यों? अगर सिग्नेचर नहीं है तो फिर क्या होगा? सपोज एक एम्प्लॉय ने जो है वो क्या किया, 9 to 5 काम किया, 5 बजे काम खत्म करके क्लॉक आउट किए बिना क्या चला गया, कैंटीन में चला गया। वहाँ पर उसने देखा वाह इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच चल रहा है, 2 घंटे बैठ के मैच देखता रहा, चाय पीता रहा और 7 बजे क्लॉक आउट करके चला गया। अब उसकी कार्ड के ऊपर क्या मेंशन है? 9 to 7 उसने काम किया। नॉर्मल क्या था? 9 to 5। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 घंटे हैं क्या ओवर टाइम है? नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए, अगर किसी एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है तो उसकी टाइम शीट के ऊपर फोरमैन के, शिफ्ट सुपरवाइजर के सिग्नेचर होने चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए कि हाँ ये काम मैंने रिक्वायर किया था, अदरवाइज वर्क नॉट डन फॉर द कंपनी पे हो जाएगा। मीन वो जो 2 घंटे बैठा रहा उसने कंपनी के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर वो पे हो गया तो कंपनी का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ओवर टाइम क्या होना चाहिए? ऑथोराइज्ड या अप्रूव्ड बाय फोरमैन, शिफ्ट सुपरवाइजर होना चाहिए। सो कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं हम वेजी सिस्टम के, क्या पढ़ रहे हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, वेज प्रिपरेशन एंड वेज पे आउट। रेफरेंस ऑब्टेन करने चाहिए न्यू एम्प्लॉयज के, मॉनिटर होना चाहिए, सुपरवाइज होना चाहिए क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस, और ओवर टाइम ऑथोराइज बाय फोरमैन होना चाहिए। ठीक हो गया? फिर कहता है अब ये जो पेरोल प्रिपेयर की जा रही है, पेरोल प्रिपेयर की जा रही है तो इसका क्या होना चाहिए? अर्थमेटिक चेक जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थमेटिक चेक जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। मीन देखना चाहिए कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। फॉर एक्यूरेसी अर्थमेटिक चेक लाइक आवर्स इनटू रेट इज इक्वल टू ग्रॉस पे माइनस रिडक्शन इज इक्वल टू नेट पे, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अर्थमेटिक चेक परफॉर्म होना चाहिए। दूसरा कहता है कि जब ये आपने पेरोल प्रिपेयर कर ली है तो इसकी लिस्ट ऑफ पेमेंट प्रोड्यूस करने से पहले, लिस्ट ऑफ पेमेंट मीन ये चेक साइन करने से पहले आपने क्या करना है? एक टेस्ट परफॉर्म करना है जिसे नाम दिया जाता है रीजनेबलनेस टेस्ट। कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है?
रीजनेबलनेस टेस्ट। रीजनेबलनेस टेस्ट का मतलब क्या है कि आपने कंपेयर करना है करंट पेरोल को विद प्रीवियस पेरोल, प्रीवियस मंथ पेरोल या बजटेड पेरोल के साथ। पेरोल जब बन गई है तो उसकी लिस्ट ऑफ पेमेंट प्रोड्यूस करने से पहले, मीन चेक साइन करने से पहले क्या परफॉर्म करना है? रीजनेबलनेस टेस्ट, मीन कंपेयरिंग करंट पेरोल विद प्रीवियस मंथ पेरोल या विद बजटेड पेरोल। क्यों? देखने के लिए कि कहीं कोई वेरिएंस तो नहीं आ रहा, कहीं बजट में आवर्स कम और हमने एक्चुअल ज्यादा तो नहीं यूज कर लिए, कहीं प्रीवियस मंथ कम हुए थे अब बहुत ज्यादा तो नहीं हो गए। क्यों? ताकि वेरिएंस आ रहा है तो हम क्या कर सकें, इस फोरमैन को, शिफ्ट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर सकें, भाई इस दफा तूने ज्यादा आवर्स यूज किए हैं तो नेक्स्ट मंथ में तूने क्या करने, इतने आवर्स कम करने। हाँ, अगर ये टेस्ट आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो इससे क्या होगा, एवरी मंथ का वेरिएंस बढ़ते बढ़ते ईयर एंड पे बहुत ज्यादा वेरिएंस आ जाएगा और वो बहुत ज्यादा वेरिएंस कंपनी के लिए मसला बन जाएगा। इसलिए बिफोर प्रोड्यूसिंग फाइनल लिस्ट ऑफ पेमेंट क्या परफॉर्म होना चाहिए पेरोल पे? रीजनेबलनेस टेस्ट, मीन कंपेयरिंग करंट पेरोल विद प्रीवियस मंथ या फिर विद बजटेड पेरोल। क्लियर होती है बात? अब वो कहता है कि आपने जब एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है तो क्या करने हैं, आपने सिग्नेचर जो है वो एम्प्लॉय से ऑब्टेन करने हैं। क्यों सिग्नेचर ऑब्टेन करने हैं? ताकि आपके पास कोई प्रूव हो कि वाकई एम्प्लॉय ने अपनी वेजेस जो है वो ले ली है। क्या ख्याल है? एम्प्लॉयज को पेमेंट करने पहले सिग्नेचर ऑब्टेन करने हैं। फिर वो कहता है ये जो चेक है ये भी किसने साइन करना है? 2 सिग्नेचरीज को जो है वो चेक साइन करना चाहिए, मीन एक बंदा जो है वो ऑथोराइज करे और दूसरा चेक पे साइन करके पेमेंट करे। क्यों? एक ही बंदा है तो पेमेंट मिसयूज हो सकती है। कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन दीज 3 डिपार्टमेंट होनी चाहिए, रेफरेंस ऑब्टेन करने चाहिए, क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज्ड होना चाहिए, ओवर टाइम ऑथोराइज्ड बाय शिफ्ट फोरमैन होना चाहिए, पेरोल पे अरिथमेटिक चेक फॉर एक्यूरेसी परफॉर्म करना चाहिए, पेमेंट 2 सिग्नेचरीज को ऑथोराइज करनी चाहिए, बिफोर प्रोड्यूसिंग लिस्ट ऑफ पेमेंट रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म होना चाहिए। इंप्लॉय से आपको क्या करने हैं? सिग्नेचर ऑब्टेन करने हैं एज ए प्रूफ के वाकई ही इंप्लॉय ने वेजेस अपनी ले ली है। फिर कहता है कि ये जब आप क्या कर रहे हो, सारे इंप्लॉय को कैश दे रहे हो और कैशे दे रहे हो, उस पे डे पे आप बैंक से कैश विड्रॉ करके फिर पे करते हो। तो ये जो पे डे पे कैश अच्छा खासा आप बैंक से जो है विड्रॉ करके पहले कंपनी में लाते हो, फिर इंप्लॉय को पैकेट्स में डाल के पे करते हो। तो कहते हैं ये जो कैश ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम बैंक टू कंपनी, ये अंडर सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। क्यों? ये जो पैसा है इसे देख के लोगों की नीयतें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए जो कैश ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम बैंक टू कंपनी, इंप्लॉय को पता है फलां डे पे कंपनी हमें पे करती है, दिस मीन बैंक से पैसा लेके आती है तो रास्ते में चोरी डाके का खदशा भी हो सकता है। इसलिए कैश ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बैंक टू कंपनी भी अंडर सिक्योरिटी होना चाहिए। फिर कहता है कि जो पे डे पे आप कैश दे रहे हो तो कुछ इंप्लॉयज उस दिन एब्सेंट भी होंगे। क्या ख्याल है? एब्सेंट होंगे। तो अगर एब्सेंट हैं तो क्या होना चाहिए, उनकी जो वेजेस हैं वो क्या हैं? अनक्लेम्ड वेजेस। क्या ख्याल है? तो वो जो अनक्लेम्ड वेजेस हैं वो सिक्योरली प्लेस्ड होनी चाहिए। सिक्योरली प्लेसिंग ऑफ अनक्लेम्ड वेजेस, मीन पे डे पे अगर कोई इंप्लॉय नहीं था तो उसकी वेजेस क्या है? अनक्लेम्ड, जिसने नहीं ली, तो इनको सिक्योरली प्लेस करना चाहिए या कोशिश करना चाहिए इनको रीबैंक कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे जब इंप्लॉय आएंगे तो उनकी वेजेस निकाल के उन्हें पे की जाए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रेफरेंस, क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज्ड, ओवर टाइम ऑथोराइज्ड होना चाहिए, पेरोल पे अरिथमेटिक चेक परफॉर्म करना चाहिए, पेमेंट 2 सिग्नेचरीज को ऑथोराइज करनी चाहिए, पेरोल पे रीजनेबलनेस टेस्ट भी परफॉर्म करना है, इंप्लॉय से सिग्नेचर लेने, कैश ट्रांसपोर्टेशन अंडर सिक्योरिटी होनी चाहिए और अनक्लेम्ड वेजेस सिक्योरली प्लेस करनी चाहिए। तो कहते हैं ये जो डिडक्शंस हो रही हैं ये भी अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट टेबल होनी चाहिए। क्या ख्याल है? अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट एंड टेबल होनी चाहिए। क्यों? इनकम के डिफरेंट, सैलरीज के डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट टैक्स होता है, पेंशन भी डिफरेंट लेवल पे लोगों का डिफरेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट एंड टेबल होनी चाहिए और पेड होनी चाहिए बाय ड्यू डेट,
मीन कंपनी अगर एम्प्लॉय का टैक्स कलेक्ट कर रही है, जो कंपनी ने सपोज एम्प्लॉय के बिहार पर FBR को पे करना है, तो ये ड्यू डेट पे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पे भी करना है। क्या पढ़ रहे हैं हम? कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ दो कंट्रोल्स और है हमारे पास, एक है स्टार्टर का कंट्रोल और एक है लीवर का कंट्रोल। स्टार्टर्स कौन है? वो लोग जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है कंपनी को। तो कंट्रोल क्या कहता है कि इनको आफ्टर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही पेमेंट होनी चाहिए, इनको आफ्टर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही पेमेंट होनी चाहिए। जो नॉर्मली क्या होता है, सपोज एक एम्प्लॉय कंपनी में आ रहा है, अपॉइंट होने जा रहा है, उसका कोई भाई ऑलरेडी कंपनी के अंदर है, वो जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म देने आया उस दिन भी उसने आवर रिकॉर्ड कर दिए, जिस दिन इंटरव्यू देने आया उस दिन भी उसके आवर रिकॉर्ड कर दिए, जबकि हो सकता है उसके एक हफ्ते बाद मेनली उसने काम स्टार्ट किया, लेकिन उसके आवर्स काम स्टार्ट करने से पहले के रिकॉर्ड हो रहे हैं। क्या ख्याल है? रीज़न क्या है कि उसके आवर्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे थे। तो कैसे पता चलेगा कि इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कहाँ से इसको पेमेंट होनी चाहिए? तो उसके लिए एक कंट्रोल है, क्या? स्टार्टर्स कार्ड्स, कौन से? क्लॉक इन क्लॉक आउट वाले स्टार्टर्स कार्ड शुड बी मैच्ड विद देयर एम्प्लॉय रिकॉर्ड। किस लिए? टू आइडेंटिफाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ताकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले इनको पेमेंट ना हो सके। तो एक कंट्रोल है कि स्टार्टर की नया जो एम्प्लॉय आया है तो उसकी वेजेस प्रिपेयर करते वक्त कंपनी को देखना है, उसके कार्ड को मैच करना है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के साथ, देखना है कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड में क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, पेमेंट भी उसी डेट से आवर्स रिकॉर्ड हो रही हैं नहीं हो रही। उस तरह से लीवर्स कौन है? जो कंपनी को छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले गए ड्यूरिंग द मंथ, लेकिन पीछे इनकी यारियां दोस्तियां होती हैं, तो पीछे से क्या होता है, सपोज 15 तारीख को छोड़ के चला गया तो बाकी नेक्स्ट जो 15 दिन है उनकी भी पे इनकी रिकॉर्ड हो रही होती है और पेमेंट के टाइम पे इनको पूरे मंथ की पे हो रही होती है। इसलिए क्या होना चाहिए? लीवर्स कार्ड्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम क्लॉक कार्ड इन आउट प्रोसेस। कब? ऑन डे ऑफ लीविंग, मीन जिस दिन ये छोड़ के जा रहे हैं उस दिन क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस से इनके कार्ड्स रिमूव कर देने चाहिए, क्योंकि अगर रिमूव नहीं किए तो पीछे से यार दोस्त हो सकता है इनके आवर्स भी रिकॉर्ड करता रहेगा और इनको क्या हो जाएगा, आफ्टर डेट ऑफ लीविंग भी पेमेंट हो सकती है। ठीक, क्या पढ़े हमने? कंट्रोल्स पढ़े, पेरोल सिस्टम क्या होता है और उसके अंदर कंट्रोल्स क्या होते हैं। अब ये कंट्रोल लगाने के पीछे रीज़न क्या है, उन्हें हम नाम देते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का। टू इंश्योर दैट नो फिक्टिशियस एम्प्लॉइज आर क्रिएटेड। तो कंट्रोल हमने क्या लगाया? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड वेज प्रिपरेशन। टू इंश्योर दैट नो फिक्टिशियस आवर्स आर रिकॉर्डेड एंड पेड। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन वेज प्रिपरेशन एंड वेज पे आउट। To ensure that future frauds are avoided, तो क्या हमने कहा? दो रेफरेंस ऑब्टेन करने चाहिए। To ensure that work done for the company is paid, तो क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज्ड होना चाहिए या ओवर टाइम ऑथोराइज्ड होना चाहिए। To ensure that absent employees hours are not recorded, तो क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस क्या होना चाहिए? सुपरवाइज होना चाहिए। To ensure that employee have actually received his wages, कैसे इंश्योर होगा? सिग्नेचर लेने से। टू इंश्योर दैट वेरिएंसीज आर अंडर कंट्रोल, कैसे पता चलेगा? रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म करने से। टू इंश्योर डिडक्शंस आर डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट, क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट एंड टेबल डिडक्ट होनी चाहिए। टू इंश्योर दैट स्टार्टर्ड आर नॉट बीइंग पेड बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो उनके कार्ड को एम्प्लॉय रिकॉर्ड के साथ में मैच करना है। To ensure that leavers are not paid after date of leaving, तो क्या करना है? उनके कार्ड को रिमूव करना है फ्रॉम क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस ऑन डे ऑफ लीविंग।
मीन कंट्रोल लगाने के पीछे जो रीजन है उन्हें हम क्या नाम देंगे, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। और जब भी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखना है तो हमने किसके साथ लिखना है, टू एंश्योर के साथ, टू एंश्योर के साथ। क्लियर होती है चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कंट्रोल्स, क्यों नॉर्मली यहां से इस एरिया से जो क्वेश्चन टेस्ट होता है कंट्रोल वीकनेसेस का टेस्ट होता है। पास में एक आध दफा एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव वेजी सिस्टम के कोई से लिख दें, वो भी पूछा हुआ है। या टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी टेस्ट हो सकता है कि इन्हीं कंट्रोल्स को आपने टेस्ट करना है। क्या ख्याल है, क्या टेस्ट करना है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं इनके बीच में? तो क्या हम लिखेंगे, सिलेक्ट अ सैंपल, एविडेंस विल बी सॉट, evidence will be sought by inquiry that there is segregation of duty between wage preparation, record maintenance and wage payout। हमने देखना है कि वेजेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट प्रिपेयर हो रही या नहीं हो रही। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ पेरोल, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ पेरोल एंड टेस्ट फॉर एविडेंस by comparing with employee records, क्या, to ensure that wages are prepared according to correct rate। हमने देखना है दो रेफरेंस ऑब्टेन किए गए या नहीं किए गए। तो कहां से पता चलेगा, रेफरेंस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में होते हैं। तो सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड टेस्ट फॉर एविडेंस दैट टू रेफरेंस आर ऑब्टेन्ड फॉर ऑल एम्प्लॉयज। देखना है क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैसे देखेंगे, select a sample, evidence will be sought, evidence will be sought by observation that clock in clock out process is properly supervised। देखना है ये ओवर टाइम ऑथोराइज्ड बाय फोरमैन है या नहीं। तो सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ पेरोल एंड टेस्ट फॉर एविडेंस दैट ओवर टाइम इज ऑथोराइज्ड बाय फोरमैन। देखना एम्प्लॉइज के सिग्नेचर लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे। तो कैसे देखेंगे, evidence will be sought by observation that employee signatures are obtained while giving them payments। deduction according to correct rate and table हो रही है नहीं हो रही। तो select a sample of payroll and test for evidence by comparing with deduction table that deductions are made according to correct rate and table। select a sample of payroll and test for evidence by comparing with deduction table that deductions are made according to correct rate and table। क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे लिखे जा सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर अगर हमने परफॉर्म करने हैं, डिटेल वर्क परफॉर्म करना है, तो ऐसा कोई मेनली असर्शंस वेरीफाई करने के लिए इसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं है, ऑन जनरल लिखे जा सकते हैं कुछ भी। क्या वर्डिंग थी, ट्रेस अ सैंपल। तो क्या करेंगे, अगर हमने ये देखना है कि करेक्ट आवर्स के अकॉर्डिंगली पेरोल प्रिपेयर हो रही है या नहीं हो रही, तो ट्रेस अ सैंपल ऑफ पेरोल, ट्रेस अ सैंपल ऑफ पेरोल टू रेलेवेंट एम्प्लॉय क्लॉक कार्ड्स एंड एग्री डिटेल। इसलिए टू इंश्योर दैट पेरोल इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू करेक्ट आवर्स। हमने देखना है कि अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट पे हो रही है नहीं हो रही। तो ट्रेस अ सैंपल ऑफ पेरोल टू रेलेवेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड टेस्ट फॉर एविडेंस दैट पेरोल प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट। क्या ख्याल है, ओवर टाइम रेट ठीक है या नहीं। तो ट्रेस अ सैंपल ऑफ पेरोल, ट्रेस अ सैंपल ऑफ पेरोल टू रेलेवेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड क्लॉक कार्ड्स and test for evidence that overtime paid according to correct rate। देखना है कि स्टार्टर्स को कहीं डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले पेमेंट तो नहीं हो रही। ट्रेस अ सैंपल ऑफ स्टार्टर्स पेरोल, ट्रेस अ सैंपल ऑफ स्टार्टर पेरोल्स टू रेलेवेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड एग्री डिटेल। दिस इज टू इंश्योर नो एम्प्लॉय इज बीइंग पेड बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। लीवर्स को आफ्टर डेट ऑफ लिविंग पेमेंट हो रही है नहीं हो रही, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो ट्रेस अ सैंपल ऑफ लीवर्स पेरोल टू रेलेवेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड एग्री डिटेल। दिस इज टू इंश्योर नो पेमेंट्स बीइंग मेड आफ्टर डेट ऑफ लिविंग। एक्यूरेसी हमने चेक करनी है, एक्यूरेसी चेक करनी है तो क्या करेंगे, ट्रेस अ सैंपल ऑफ पेरोल
to relevant employee records and clock cards. This is to ensure payroll is accurately prepared. क्या ख्याल है? अगर सब्सटेंटिव स्टेज है तो ट्रेस अ सैंपल ऑफ 1 2 रेलेवेंट दिस एंड एग्री डिटेल और आगे पर्पस. लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो उसमें हमारा क्या है? सिलेक्ट अ सैंपल या एविडेंस विल बी सॉट बाय इंस्पेक्शन, बाय ऑब्जर्वेशन या बाय इंक्वायरी. दैट कंट्रोल इज बीइंग परफॉर्म्ड. दैट कंट्रोल इज बीइंग परफॉर्म्ड. मेनली क्या करने हैं हमें? इस सिस्टम के कंट्रोल्स लर्न करने हैं. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रेफरेंस ऑब्टेन करना, क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस का सुपरवाइज होना, ओवर टाइम ऑथोराइज्ड बाय फोरमैन होना, बिफोर लिस्ट ऑफ पेमेंट्स रीजनेबलनेस टेस्ट कंपेयरिंग करना करंट पेरोल विद प्रीवियस, पेरोल का अर्थमेटिक चेक परफॉर्म करना फॉर एक्यूरेसी, चेक पेमेंट 2 सिग्नेचरीज को ऑथोराइज करना, पेमेंट देते वक्त एम्प्लॉय से सिग्नेचर ऑब्टेन करना, कैश ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बैंक टू कंपनी अंडर सिक्योरिटी करना, अनक्लेम्ड वेजेस रीबैंक्ड करना या सिक्योरली प्लेस करना, डिडक्शन अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट एंड टेबल करना, स्टार्टर्स को बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे ना करने के लिए क्या करना? मैच करना उसके रिकॉर्ड के साथ. लीवर्स को आफ्टर डेट ऑफ लीविंग पे ना करने के लिए क्या करना? उनके क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस से कार्ड रिमूव कर लेना. सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर हमने देखना है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं तो एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी. 2 रेफरेंस लिए गए या नहीं लिए गए तो सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, जहां से पता चलेगा रेफरेंस की डिटेल है या नहीं, एंड टेस्ट फॉर एविडेंस दैट रेफरेंस आर ऑब्टेन्ड फॉर ऑल एम्प्लॉयज. क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज्ड है या नहीं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन. उस तरह से ओवर टाइम ऑथोराइज्ड बाय फोरमैन है या नहीं तो एविडेंस विल बी सॉट बाय इंस्पेक्शन. किस चीज का? ओवर टाइम टाइम शीट. दैट ओवर टाइम इज ऑथोराइज्ड बाय फोरमैन. रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करेंगे? एविडेंस विल बी सॉट कैसे? बाय इंक्वायरी दैट reasonable test, i.e. comparing current payroll with previous payroll to identify variances. स्टाफ से इंक्वायरी कर लेंगे किसे? वेजेस डिपार्टमेंट से. 2 सिग्नेचरीज जो हैं वो पेमेंट्स ऑथोराइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो इसके लिए क्या करेंगे? एविडेंस विल बी सॉट बाय इंस्पेक्शन दैट 2 सिग्नेचरीज ऑथोराइजेस द पेमेंट्स. अर्थमेटिक चेक परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ पेरोल एंड इंस्पेक्ट फॉर अर्थमेटिक चेक अगेंस्ट एक्यूरेसी. सिग्नेचर लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे हैं एम्प्लॉय से पेमेंट करते वक्त, एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट व्हाइल गिविंग पेमेंट एम्प्लॉय सिग्नेचर्स आर ऑब्टेन्ड. अनक्लेम्ड वेजेस सिक्योरली प्लेस हो रही है नहीं हो रही, ये कैसे देखोगे? एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी that unclaimed wages are securely placed according to correct rate and table deduction हो रही है. ये कैसे देखोगे? Select a sample of payroll and test for evidence by comparing with deduction table that deductions are made according to correct rate and table. स्टार्टर्स का टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करोगे कि इनके कार्ड उसके साथ मैच किए जा रहे नहीं किए जा रहे? So select a sample of starter payroll and test for evidence that their payment is according to employment contract या according to date of joining. Select a sample of leavers payroll and test for evidence that no payments are being made after date of leaving. सो कंट्रोल्स क्या है वेजी सिस्टम के वो हमने पढ़ लिए. कंट्रोल लगाने के पीछे जो रीज़न है वो क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव. हाँ, उन्हीं कंट्रोल्स की जो टेस्टिंग हमने करनी है, सिलेक्ट अ सैंपल या एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी, तो वो क्या बन जाएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल. और सब्सटेंटिव प्रोसीजर बहुत कम है. ट्रेस अ सैंपल ऑफ दिस टू रेलेवेंट दिस इसके लिए,
ट्रेस अ सैंपल ऑफ पे रोल टू दिस आवर्स के लिए, ट्रेस अ सैंपल ऑफ पे रोल टू एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जॉइनर के लिए, या लीवर्स के लिए भी। क्या ख्याल है? बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अपीयर होता है। मेनली क्या चीज़ है इसमें लर्न करने वाली? कंट्रोल्स। कंट्रोल्स लर्न हो गए तो उनसे पीछे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखना औखा नहीं है। कंट्रोल्स का पता है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो बनाना औखा नहीं है। कोशिश करना एक दफ़ा हाथ से आपने ये जितने भी हमने कंट्रोल्स पढ़े हैं इनका एक एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल खुद से बना लेना है, क्योंकि पास में मैंने देखा एग्जामिनर ने एक दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टेस्ट कर लिया कि आप वेजिस सिस्टम से रिलेटेड कोई से 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख दें। कोई से 6 लिखने के लिए अल्टीमेटली कंट्रोल्स का नॉलेज होगा तो फिर ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखे जाएंगे, ऐसे अवाम में नहीं बनेंगे। इसलिए क्या करना है, इन सारे जो कंट्रोल्स हमने लिखे हैं इनका एक एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने खुद से बना लेना है। बल्कि कोशिश करनी है कंट्रोल्स के साथ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी आपने जो है टू इंश्योर के साथ एक दफ़ा हाथ से लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि अगर एग्जामिनर दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट करें तो हम टैकल कर सकें। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वेजी सिस्टम, पेरोल सिस्टम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे।